शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वेलकम, मैं हौलदार कुबेर सिंह, 16th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से आप सभी लोगों का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप जानते हैं कि द्रास दुनिया का दूसरा सरहद तरीन इलाका है जो खुद एक सब डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंडर आता है और ये लद्दाख रीजन के जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर पड़ता है। जैसे आप देखते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, तो वो द्रास को दुनिया का दूसरा सरहद तरीन इलाका बल्कि एशिया में फर्स्ट कोल्डेस्ट प्लेस है, उसकी वजह से काफ़ी मकबूल है। द्रास जो है पूरा नेशनल हाईवे श्रीनगर ले नेशनल हाईवे का सबसे पहला गांव है जिसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये वही टाउन है जो गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है। 99 में जो कारगिल वार हुआ उसके बाद भी खासकर यहाँ के वार साइट काफ़ी मशहूर हो गए, जिनमें आप देखते हैं कि अगर कारगिल वार की इतिहास को आप दोहराएंगे तो उस पर जाएंगे तो यहाँ जो मैक्सिमम बैटल जो है द्रास सेक्टर में लड़ा गया, जिसके मशहूर कुछ एरिया जिनमें तोलोलिंग ठीक आपके उस साइड में जो एरिया पड़ता है वो जहाँ पे बर्फ़ नज़र अभी भी आता है कि वो तोलोलिंग एरिया है। और उसके बाद ठीक नीचे आप देख रहे हैं कि ये द्रास मार्केट है जो दूसरा दुनिया का सरहद तरीन इलाका है। और ठीक उसके ऊपर उम्बला टॉप, मरपोला टॉप और ठीक इस वक्त जो बड़ी पीक नज़र आ रही है जिसका आधा हिस्सा अभी भी बादलों में ढका हुआ है, और टाइगर हिल काफ़ी मशहूर है जहाँ से पूरा दुश्मन की फौज पूरा यहाँ हाईवे पे अटैक करती थी। What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. At the moment we are firing 2 of the 40, they can fire 40, 40. कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में इसी कारगिल वॉर मेमोरियल पर मनाते हैं। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध शहीदों की याद में नवंबर 2004 को बनाया गया था। इस मेमोरियल को द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। आप लोग जिस रास्ते से यहाँ आए हुए हैं उसे नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। इवेंट होने के मुख्य कारण 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिमला समझौते के अंतर्गत यह एग्रीमेंट साइन किया गया था कि दोनों ही देशों की सेनाएं विंटर के सीजन में अपने अपने एलसी पोस्टों को छोड़कर कम बर्फ वाले स्थानों पे चली आएंगी, क्योंकि उस मौसम में यहाँ पर दोनों ही देशों की सेनाओं को काफी कठिनाइयाँ होती थी। जब विंटर 1998 में भारतीय सेना अपने एलसी पोस्टों को छोड़कर कम बर्फ वाले स्थानों पे चली आई, तब धोखे से पाकिस्तानी सेना ने हमारे कई पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। जब समर 1999 में भारतीय सेना दोबारा अपने एलसी पोस्टों पर गई तो देखा गया कि पाकिस्तानी सेना की 3 इन्फेंट्री ब्रिगेडों ने ऐसे ही लगभग हमारे 400 पोस्टों पर कब्जा किया हुआ था। आप लोगों के सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठा था। भारतीय सेना की ओर से तोलोलिंग पर दोबारा कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन को डिटेल किया गया। बटालियन ने ऑपरेशन को लॉन्च किया, परंतु दुश्मन की मजबूत पोजीशन और प्रभावशाली फायर के कारण बटालियन की मूवमेंट को रोक दी गई। यह मूवमेंट केवल देरी रात
और खराब मौसम में ही सफल रही। कई दिनों के प्रयास के बाद 18 ग्रेनेडियर बटालियन अपना फॉर्मेशन बनाने में सफल रही। भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडियर बटालियन का साथ देने के लिए 2 राजपूताना राइफल्स, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 18 गढ़वाल राइफल्स और 1st नागा बटालियन को डिटेल किया गया। सभी बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग और सूझबूझ के साथ 20 मई 1999 से लेकर 24 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से दुश्मन पर हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, साथ ही तोलोली पहाड़ पर दोबारा अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स, 4 सीनियर कमीशन ऑफिसर्स और 19 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तोलोली पर कब्जा करने के बाद भारतीय सेना का ध्यान सीधा टाइगर हिल की तरफ गया, क्योंकि टाइगर हिल पर बैठा दुश्मन नेशनल हाईवे 1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था, जिससे कि हमारी सेना की कॉन्वॉय और सिविल गाड़ियों के आने जाने में काफी कठिनाइयां हो रही थी। भारतीय सेना की ओर से टाइगर हिल पर दोबारा कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। दोनों ही बटालियन ने अच्छी प्लानिंग और तालमेल के साथ 2 जुलाई 1999 से लेकर 11 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में चारों दिशाओं से दुश्मन पर हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, साथ ही टाइगर हिल पर दोबारा अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 2 ऑफिसर्स, 4 सीनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसी ऑपरेशन में 18 ग्रेनेडियर बटालियन के इंजीनियर योगेंद्र सिंह यादव को उनकी महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर को उनके कुशल नेतृत्व और साहस को देखते हुए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया उन सभी बटालियनों के ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सभी शहीदों के नाम इस कारगिल वॉर मेमोरियल की दीवार पर सुनहरे अक्षरों पर दर्ज हैं। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध का गवाह है। इस पूरे कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के 559 सैनिक शहीद हुए और 1534 सैनिक घायल हुए। इन सभी शहीदों के बलिदान को किन्हीं भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम इन्हें सलाम करते हैं, जो देश इन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके मुकद्दर पर लिखा होता है। बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। Before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, "Oi Aya," and which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after that, another bunker was captured. My company's success signal was "Ye Dil Mange More." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. लेकिन अब ये एडवेंचर सपोर्ट की वजह से काफ़ी मशहूर हो रहा है, जिनमें यहाँ का रिवायती हॉर्स पोलो जो काफ़ी मशहूर है। जम्मू कश्मीर में अगर हॉर्स पोलो जिसके बारे में आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला खेल जो है वो हॉर्स पोलो तब चौगान के नाम से जाना जाता था, वो आज यहाँ पे हमने रिवाइव किया हुआ है और अब ये हमारा कल्चर का एक हिस्सा भी बना हुआ है। उसके साथ साथ बीइंग ए सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस, अब यहाँ विंटर स्पोर्ट्स काफ़ी प्रमोट हो रहा है और काफ़ी मशहूर है, जिनमें आइस हॉकी, स्नो स्की काफ़ी लोग खेलते हैं और जिनमें देश विदेश में भी हमारे लोगों ने हिस्सा लिया है। तो आप आर्चरी जैसा भी जो यहाँ का कल्चरल सपोर्ट, ट्रेडिशनल सपोर्ट्स है, वो भी काफ़ी यहाँ पे मकबूल हो रहा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत वैली है जो एडवेंचर सपोर्ट्स के लिए पैराडाइज कहे तो कम नहीं होगा।
जी, जहाँ तक पोलो की बात है, आप सब जानते हैं कि पोलो दुनिया का सबसे बड़ा कदीम खेल है, जिसको पुराना नाम जो है चोगान के नाम से जानते थे और जिसको किंग ऑफ ऑल गेम भी कहा जाता है। तो खुशकिस्मती से ये गेम हॉर्स पोलो जो है यहाँ लद्दाख का एक रिवायती खेल के हैसियत से यहाँ आज भी ज़िंदा है। और लद्दाख में भी बिलखुसूस द्रास एक ऐसी जगह है जहाँ सदियों से ये पोलो जारी है और अब भी हमने इसको रिवाइव करके रखा हुआ है। जिसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ रिवायती जो 3 बड़े लिविंग हॉर्स पोलो ग्राउंड है, जिनको शकरन कहा जाता है लोकली, जिसमें सबसे अहम ग्राउंड जो है हमारे गोशन बल्डिक के नाम से जाना जाता है, जो बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है। और उसके बाद दूसरा ग्राउंड बिम्बट शकरन के नाम से जाना जाता है और तीसरा ग्राउंड जो है चोक्याल शकरन के नाम से जाता है। तो ये 3 पूरे लद्दाख में वाहिद ऐसे पोलो ग्राउंड बचे हुए हैं जो सदियों से अब तक इस विरसा को हमने बचा कर रखा है। पोलो को रिवाइव करने में काफ़ी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं कि द्रास जो है दुनिया का सरद तरीन इलाका होने के बावजूद 6 महीना बर्फ़बारी के कारण जो है हम पूरे 6 महीना घोड़े को जो है अस्तबल में बंद करके रखते हैं और पूरा उनके लिए जो है घास भूसा और तमाम चीज़ें फोडर सब का इंतज़ाम 6 महीने के लिए रखते हैं और उसको हम बंद करके रखते हैं। जो ही समर शुरू होता है तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि खेती बाड़ी शुरू हो जाती है, तो इनको हम पहाड़ में छोड़ते हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा महाभारत सा है कि जब कभी मैच होता है तो हमें पहाड़ में घोड़ों को ढूंढना पड़ता है। 10,000 15,000 की फीट पे घोड़े जो है पास्चर में छोड़े होते हैं, तो वहाँ से ला के वापस उस घोड़े को तैयार करना। हर घोड़े पे आप पोलो खेल नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे, अभी आप द्रास की बात करें तो इस वक्त 2 से 3 हज़ार घोड़े हॉर्स यहाँ पे हैं, बट इनमें से हार्डली 100 या 200 घोड़े ऐसे हैं जो पोलो खेल सकते हैं, यानी पोलो के लिए ट्रेन है। तो जब भी 3, 4, 5 साल के घोड़े जो है उम्र हो जाता है तो हम जो है इसको ट्रेनिंग देते हैं, तब जाके आप इस घोड़े को पोलो के लिए यूज़ कर सकता है। जहाँ तक इसमें रूल्स की बात है, आप देखेंगे कि इंटरनेशनल और इस ट्रेडिशनल पोलो में काफ़ी फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क आप देखते हैं कि इंटरनेशनल में आप 4 प्लेयर वन साइड खेलते हैं, तो हम 6 प्लेयर वन साइड खेलते हैं। और सेकेंडली जब भी गोल होता है तो वो सेंट्रल लाइन से फुटबॉल की तरह इंटरनेशनल में जो है गेम शुरू हो जाता है। बट इन ट्रेडिशनल पोलो आप एक बहुत अच्छी चीज़ देखोगे कि जिसको डफक कहा जाता है, जो ही गोल हो जाता है तो आपका एंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और वहीं से ही बॉल लेके आ जाएगा वो सेंट्रल लाइन तक और सेंट्रल लाइन से वो शॉट खेलेगा, जिसको डफक कहा जाता है। ये सिर्फ आपको ट्रेडिशनल पोलो में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात जो है, ट्रेडिशनल पोलो इज़ द रियल पोलो, जहाँ रूल तो हैं बट रूल लेस है, बहुत कम रूल्स हैं। आप नॉर्मली आप देखते हैं कि इंटरनेशनल पोलो में जब भी आप प्लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो रेफरी उसको रोक देता है, फॉल उसको डिक्लेयर किया जाता है। बट ट्रेडिशनल पोलो में वो चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक रॉकिंग और जो जिसको हम कहेंगे ना सचमुच में जो पोलो है, वही पोलो हमने यहाँ पे ज़िंदा रखा है। तो बहरहाल इसमें काफ़ी इंजरीज़ का ख़तरा होता है, काफ़ी डेंजरस गेम है, उसके बावजूद भी ये रिवायती खेल को हमने कायम दायम रखा है। जहाँ तक यहाँ के पोलो प्लेयर्स की बात है, अब तक यहाँ के पोलो प्लेयर्स ने जो है जम्मू कश्मीर, लेह, पटियाला में और दिल्ली में और मणिपुर तक भी जो है लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया है। तो हम चाहते हैं कि ये लद्दाख में जो है ये पोलो एक हब बन सकता है हिंदुस्तान में, क्योंकि आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में जून, जुलाई, अगस्त एक ऐसा मौसम होता है गर्मियों के कारण तमाम जगह जो है हॉर्स पोलो होता नहीं। बट लद्दाख में बिलखुसूस द्रास में आप देखें तो जून, जुलाई और अगस्त यहाँ का पीक सीज़न होता है और यहाँ पोलो के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में द्रास जो है इंटरनेशनल पोलो हब बने, जिसके लिए दावादार है। हाँ ये लकीर है ना जी, ये 9 पॉइंट्स इसका मतलब ये 2 यहाँ पे ये छोटा सा बना है ना जी, इसके अंदर जब गिर जाएगा इसको 2 पॉइंट देते हैं। ये वाला 1 पॉइंट, ये बड़ा सर्कल में ये 9 जी। लकड़ी है ना ये 9 थोड़ा सा जो इसमें क्या गिरी रखना है ना जा अरे जब मैं जो ना चिपक सारा चिपक गिर गया ये मेरे कब्जों हम शिक माने हाय ये बढ़िया लोग हो बढ़िया
जब नवंबर 15 होता है अप टू मार्च 15 तक जो है आप यहाँ पे काफ़ी सर्दी रहता है, यहाँ पे आइस हॉकी हो सकता है। तो उस सिलसिले में अभी पिछले कुछ सालों से काफ़ी यहाँ पे प्रमोट हुआ है ये गेम। उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा द हॉकी फाउंडेशन का बड़ा मशहूर हूँ, जिन्होंने हर साल यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो है वो यहाँ बच्चों को कोचिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी टेक्निकली और थोड़ा सा हमें इक्विपमेंट काफ़ी मिला है द हॉकी फाउंडेशन की तरफ से। और सेकेंडली हम प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स की तरफ से के फंड के मुताबिक हमारा जो है गोशन इंटरनेशनल आइस हॉकी रिंग बना है, जिसके बनने के बाद काफ़ी यहाँ हमें जो है सुविधा मिला है। तो उसकी भी एक बड़ी वजह है कि जो यहाँ आइस हॉकी प्रमोट हो रहा है। और सेकेंडली रूरल डेवलपमेंट ने एक बहुत बड़ा काम अपना रिवायती काम से हट के जो किया है, वो बिम्बड़ आइस हॉकी रिंग को मेंटेन किया है। वो भी फुल साइज़ आइस हॉकी रिंग है, जिसकी वजह से आप आने वाली नई जनरेशन दिन ब दिन जो है इस आइस हॉकी की तरफ प्रमोट हो रहा है। 6 लोग जो है एट अ टाइम खेलते हैं, जिनमें 5 प्लेयर होते हैं और 1 गोलकीपर होता है। जहाँ तक इक्विपमेंट की बात है तो काफ़ी इक्विपमेंट इसकी रिक्वायरमेंट्स है और काफ़ी मजबूत गेम है, क्योंकि आप जानते हैं कि आइस हॉकी जो है दुनिया का फास्टेस्ट गेम है, दुनिया का सबसे तेज़ तरीन गेम आइस हॉकी को माना जाता है। उसकी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक तो एक्स्ट्रा प्लेयर आप जो है आप 6 जब यहाँ पे खेलेंगे तो बाकी 14 प्लेयर एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि इसका मेन वजह है कि हर 1-2 सेकंड के बाद जो है प्लेयर जो है बदल जाता है, क्योंकि काफ़ी फास्ट गेम होने की वजह से। और काफ़ी स्टेमिना चाहिए और इसमें हम जो है 15 मिनट्स के 20 मिनट्स के 3 हाफ में ये गेम खेला जाता है। फिर अकॉर्डिंगली फिर रेफरीज 2 रेफरीज यहाँ पे होते हैं। विदाउट इक्विपमेंट्स आप इस गेम में बिल्कुल अलाउ भी नहीं है और खेल भी नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी आप यहाँ चेक करके आप उठा कर धक्का दे सकते हैं। तो कुछ रूल्स इसमें अलाउ है, काफ़ी रफ गेम है और फास्ट गेम है उसकी वजह से, और आप आइस पे खेलते हो। तो कुल मिला के इन सारी चीज़ों को देखते हुए विदाउट इक्विपमेंट इस गेम में आप बिल्कुल नहीं आ सकता है। सारे इक्विपमेंट बाहर के होते हैं और काफ़ी महंगा होता है, जिसकी वजह से हम अभी भी बहुत सारा यूथ्स या बहुत सारे लोग चाहते हैं इस गेम में आने के लिए, बट लैक ऑफ इक्विपमेंट एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम पूरी तरह से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि अगर सरकार की तरफ से पूरा ताउन मिले इस गेम को, तो मुझे लगता है कि बीइंग ए सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ये द्रास विंटर हब बन सकता है। अब तक हम द्रास से 2 इंटरनेशनल प्लेयर, जिनमें इकबाल जूनियर और ज़िया रहमान मीर, 2 ऐसे प्लेयर हैं जो द्रास के रहने वाले हैं और जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस आइस हॉकी में। और 15 से 20 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे इस गेम में द्रास की तरफ से अटेंड किया। जहां तक टीमों की बात करेंगे, यहाँ 10 टीमें द्रास सब डिवीज़न में हैं, तो कुल मिला के 200 से 250 लोग प्लेयर ऐसे हैं जो आइस हॉकी खेलते हैं, जो उस टेक्निक को सीखा है। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता लेडीज़ प्लेयर्स को भी जो है आइस हॉकी की तरफ प्रमोट कर रहे हैं कोचिंग के तहत। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में द्रास से, कारगिल से भी आइस हॉकी के जो है वुमेंस टीम के प्लेयर्स भी निकलेंगे। ये एक वाहिद गेम है जिसमें 90% लोग जो है लद्दाख के लोग जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार को चाहिए कि यहाँ पे इस गेम को प्रमोट करने की काफ़ी मौका है, तो प्रमोट करना चाहिए। बाकी आइस हॉकी रिंग्स तो 2 हमारे पास है। यहाँ स्नोफॉल काफ़ी होता है, जिसकी वजह से हम बार बार स्नो क्लियरेंस की वजह से हमारी आइस हॉकी गेम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार से कि इसको कम से कम हम आइस हॉकी रिंग बिम्बड़ और गोशन को जो है छत लगा के, ताकि हम ड्यूरिंग स्नोफॉल भी इस गेम को कर सकते हैं, उससे हमारा सीज़न और बढ़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलीम हूँ सर, जॉइंट सेक्रेटरी कराटे एसोसिएशन करगिल। तो सबसे हमारा मकसद ये है सर, बच्चों को डेवलप करना, बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ ऐसे कुछ सपोर्ट्स एक्टिविटी में चला जाना है जिसमें बहुत बड़ा स्कोप है। सबसे पहले सर हमने यहाँ स्टार्ट किया था, पहले तो यहाँ कोई ऐसे इक्विपमेंट्स, कोई ऐसी चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो हमारे वसीम सर कोच जो हैं और कुछ ऐसे पेरेंट्स बहुत बड़ा हमें इनिशिएटिव लिया इस चीज़ के लिए कि इसको प्रमोट किस तरह करना है। और साथ ही साथ इसमें ऐसे हमारे कुछ ऐसे बच्चों ने काफ़ी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल में जिन्होंने अच्छा हमारे जम्मू कश्मीर को एक, साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल को भी बहुत बड़ा ये हमारे नाम से नवाजा है, क्योंकि बहुत बड़े अचीवमेंट्स वहाँ से आए हैं। तो हमारा मकसद ये है सर कि हम साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी, जो हम स्कूलों में भी जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे वसीम सर जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस लेवल में। अच्छा, हम इंडियन आर्मी का बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, जिसके हम कोई भी छोटी छोटी लेवल में, या वो एजुकेशन के लेवल में हो, स्कूल में अवेयरनेस की, हर कोई लेवल में, या वो सपोर्ट्स की लेवल में, हमें हर साथ ही साथ हमारे काम आते हैं सर।
जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात थी, 2 साल पहले बहुत बुरा हाल था द्रास का। सिर्फ BSNL सर्विसेज यहाँ थे टेलीफोन के, जहाँ से माध्यम से बोलें तो वो भी काफ़ी पुअर सर्विसेज हुआ करता था। लेकिन अब जब से एयरटेल ने 4G यहाँ स्टार्ट किया है तो काफ़ी हद तक हम दुनिया के, अपने हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं। तो उसके लिए मैं बिलखुसूस एयरटेल सर्विसेज का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब से एयरटेल यहाँ आ गया तो कम्युनिकेशन कुछ हद तक ठीक हो गया और अब जियो सर्विसेज भी यहाँ आने लगे हैं। बहुत सारे जगह टावर्स लगे हैं। जहाँ तक एजुकेशन फील्ड में है, अब डिग्री कॉलेज यहाँ पे सेंक्शन हुआ है, बहुत जल्दी वो भी रन कर रहा है। हायर सेकेंडरीज और गवर्नमेंट स्कूल्स तो ऑलरेडी पहले बहुत सारे यहाँ पे अपग्रेड हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, जिस दिन यहाँ जोजिला टनल अगर यहाँ पे मुकम्मल होता है तो मुझे लगता है कि एशिया में ये सबसे बड़ा विंटर स्पोर्ट्स प्रमोटेड एरिया होगा और मुझे लगता है ये विंटर डेस्टिनेशन होगा यूरोप के बाद। क्योंकि अभी मुश्किलात यही है कि विंटर में जो है जोजिला बंद होने की वजह से यहाँ सोर्स नहीं आ रहा है। अब काफ़ी अच्छे होटल्स भी बन रहा है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ फोकस कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ की लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के हर फील्ड पे वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद है कि अगले आने वाले सालों में द्रास एक विंटर स्पोर्ट्स हब, एडवेंचर स्पोर्ट्स हब और एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। Mm-hmm.